आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सबसे पहले समझ लो गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है करंट की डिटेक्शन के लिए। मतलब किसी भी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इसका पता हम लगा सकते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए से। गैल्वेनोमीटर यूज किया जा सकता है एक स्मॉल यूनिट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए भी, बट वो जो करंट का यूनिट होगा वो कुछ मिलीज में रहेगा, मतलब बहुत ही छोटे करंट्स के लिए मेजर करने के लिए इस्तेमाल। अगर बोलेगा कोई कि इसके 50 एम्पियर के करंट के लिए मेजर यूज कर सकते हैं, नहीं भैया नहीं यूज कर सकते, उसके लिए एमीटर यूज करो। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भैया कि ज्यादा अगर यूज करेंगे तो ये डंप हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसका सर्टेन लिमिट तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि अगर कोई भी कॉइल, ठीक है, कोई भी एक कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि यही टॉर्क का हम इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि कोई भी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। समझ आई बात? चलो, तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं जल्दी। तो कंस्ट्रक्शन में एक रहता है अपने पास रेक्टेंगुलर कॉइल, बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, और उसके अराउंड वायर्स की बॉन्डिंग की जाती है। वायर्स जनरली कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है वो हम थोड़ा देर बाद समझेंगे डेड बीट गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए। ठीक, अब इसके बीचों बीच एक सॉफ्ट आयरन कोर प्रेजेंट रहता है। आयरन कोर जनरली ये क्या सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है और मेन बेस्ड रहता है आयरन कोर के ऊपर ही गैल्वेनोमीटर। ठीक, दो परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ एंड साउथ पोल के हिसाब से, और जनरली इसे अटैच किया जाता है एक हॉर्स शू शेप्ड इसके साथ। जनरली इसे पूरे के पूरे मैग्नेट इसके साथ अटैच रहते हैं, इसलिए पूरे को कंबाइनली क्या बोला जाता है? हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है। ठीक, जनरली हॉर्स के शू टाइप का प्लैनल के टाइप का दिख रहा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। नेट इसमें कुछ स्केलिंग आ जाता है जो कि हम कुछ एम्पियर्स तक के करंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आ जाता है अपने पास स्ट्रिप जनरली एल्युमिनियम का बना रहता है, वो बताता है डिफ्लेक्शन शो करता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, एक हाई हेयर स्प्रिंग प्रेजेंट रहते हैं। हेयर स्प्रिंग क्या करता है? रिस्टोरिंग प्रोड्यूस करने में मदद करता है, रिस्टोर होने में प्रोड्यूस करता है। और रिस्टोरिंग अगर प्रोड्यूस हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है उसमें, और वो ऐसा रिस्टोरिंग प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये एल्युमिनियम का कॉइल इस तरह से मूव करता है। समझ आ गया? ये क्लियर है? वीडियो तो क्लियर है ना? आई थिंक सो। चलो अब आगे यहां तक क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में आ जाएगा जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, यहाँ से मान लेते हैं करंट फ्लो होना चालू किया। अब करंट फ्लो होगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क के कारण ये मूव करना चालू करेगा, और मूव करेगा तो इसमें स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पास से घूम करके ये यहाँ पास सेट रहता है, और ये वायर क्या होगा? ये कॉइल इधर, एल्युमिनियम का कॉइल या तो इधर मूव करेगा। तो ये बेस्ड है दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू, यही एक्सप्रेशन हम थोड़ा देर पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके थे। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? NIAB cos ऑफ थीटा। NIAB cos ऑफ थीटा। जनरली थीटा क्या होता है? थीटा इज अ टॉर्क। तो यहाँ n क्या होता है? n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है। I क्या है? कितना करंट फ्लो हो रहा है। A क्या है? एरिया ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाइड कर रहे हैं। और cos थीटा, थीटा क्या है? यहाँ कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हो सिंपल सा। तो इसी में अगर हमारी थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? NIAB इज इक्वल्स टू टॉर्क, मतलब इस वैल्यूज के लिए क्या आ जा रहा है? टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम आ जा रहा है। और इसी थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, और इसी को बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक, रेडियल बोला जाता है।
REDIAL, रेडियल। और इसी कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरह से कुछ, इसके बीचों बीच एक अपने पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहेगा और इसके कारण ये क्या हो जाएगा, आयरन। ठीक, अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरली ये आयरन को इधर उधर रिस्टोरिंग करेगा, मूव करेगा, और जनरली वो क्या, कॉइल के हमेशा पैरेलल में प्रेजेंट रहता है। कॉइल के अगर वो पैरेलल में प्रेजेंट है तो मतलब कॉइल और उसके बीच में, आयरन के बीच, सॉफ्ट आयरन कोर के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दोनों पैरेलल में प्रेजेंट 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। और इसी को बोला जाता है, अब इसी पूरे कंबाइन इफेक्ट को बोला जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जो यहाँ फील्ड क्रिएट होगी उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है ऐसे केसेस के लिए जहां थीटा की वैल्यू 0 हो, और जनरली इसी के लिए। ठीक है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। तो ठीक, सिलेंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट्स, और अपना पास जो कॉइल रहेगा और कॉइल के रिस्पेक्ट में अपने पास जो आयरन कोर रहेगा वो पैरेलल रहेगा। अब इसके कारण फायदा क्या है, इसके यूज करके पता लगाया जा सकता है कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। मतलब हम यहीं से डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट अगर ये ऐसी वैल्यूज अपने को दे देता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क। और ये एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट भूल रहा था, दैट अपने पास मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ में के रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो पूरे के पूरे कॉइल में कितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब टॉर्क इज इक्वल टू के इनटू थीटा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा मैक्सिमम एंगल उतना ही ज्यादा थीटा प्रोड्यूस होगा। तो ये इक्वेशन इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों वैल्यूज को इक्वल लिख सकते हैं। मतलब NIAB इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा, NIAB इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा। सो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू के थीटा बाय NIA, सॉरी I बस नहीं आएगा, NAB, ये आ जाएगा इतना करंट। अब यहाँ पास जो ये वैल्यू होता है मतलब के बाय एन ए बी की वैल्यू होती है G, और इसे बोला जाता है G, के एन ए बी इज इक्वल टू जी, मतलब I इज इक्वल टू जी इंटू थीटा। और G क्या होता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, G लिख लेना, क्या है गैल्वेनोमीटर, GALVANOMETR मैटर कांस्टेंट। ठीक, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मतलब यहीं पास से एक केस और लिख सकता हूं क्या, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जितना ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब एक हम लीनियर स्केल ड्रॉ कर सकते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस होती है तो ये बहुत अच्छा केस है, क्योंकि हम उसकी मदद से थोड़ा बहुत करंट तो मेजर कर ही सकते हैं। समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करीबन 8 मिनट का वीडियो हो गया। अब आता है नेक्स्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ आ लेते हैं, डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग यानी होता है कि गैल्वेनोमीटर में जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के कारण गैल्वेनोमीटर का जो एल्युमिनियम स्ट्रिप है, ये एल्युमिनियम स्ट्रिप इधर या इधर मूव करेगा। ठीक, अब ये इधर या इधर मूव करेगा तो एक जगह जाके ये ऑसिलेशन ना शो करे, इसीलिए गैल्वेनोमीटर को बनाया जाता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। पहले के गैल्वेनोमीटर्स में ये फीचर्स नहीं होया करते थे। पहले के गैल्वेनोमीटर जैसे करंट फ्लो होता था तो एक वैल्यू पे आके ऐसे नहीं अटकने लगता था, तो इससे एग्जैक्ट नहीं पता पड़ता था कि कितना एम्पियर है। पर अभी के गैल्वेनोमीटर्स में उसे डेड बीट बनाया जाता है। डेड बीट बनाने का मतलब है कि वो एक जगह फिक्स वैल्यू पे जाके ऐसे एकदम रुक जाएगा। पर पहले के गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर ऑसिलेशन शो करते रहते थे, तो उसी को बोला जाता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में ऑसिलेशन 0% होता है, सिंपल से ये बोल सकते हो। दूसरी बात, जैसे ही अब इसके लिए किया क्या जाता है, इसके लिए ये जो वायर है उसके अराउंड
वायर्स की वुंडिंग की जाती है। हम वायर्स की वुंडिंग कर रहे हैं मतलब उसके अराउंड एडी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब एडी करंट तो प्रोड्यूस होगा ही, आसानी हो जाता है। तो यही एडी करंट फर्दर डंपिंग प्रोवाइड करने में मदद करता है, और यही डंपिंग अपने बनाता है गैल्वेनोमीटर को, डेडबीट गैल्वेनोमीटर, मतलब पूरा एक करेक्ट वैल्यू को शो करेगा। ऐसे डिफ्लेक्शन हुई, ऐसे फट से एक वैल्यू पे जाके रुक जाएगा। तो आ गया, आखिरी दो कॉन्सेप्ट बाकी है। एक कॉन्सेप्ट अपना है करंट सेंसिटिविटी का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है करंट सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी लिख लेना पूरी के पूरी स्पेलिंग, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा बाय आई। ये होता है मतलब पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे बोला जाएगा करंट सेंसिटिविटी। तो सिंपल इसी वाले इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दैट G इज इक्वल्स टू अपना I इज इक्वल्स टू G इंटू थीटा आया, तो मतलब G इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I बाय थीटा। अब ये जस्ट उल्टा है, इनवर्स में बस है, और बाकी सब कुछ तो सेम है। तो G की वैल्यू अपने पास क्या आती थी, G की वैल्यू हमारे पास KNAB होती है, और इसी का जस्ट इनवर्स करके यहाँ लिख दो NAB बाय K, तो एक ये भी आ जाएगी वैल्यू। समझ आए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। दूसरा लिख लो वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो कितना सेंसिटिव होगा, ठीक है। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, थीटा बाय वी। नीचे वाली वैल्यूज को रब करे दे रहा हूं, ठीक है, थीटा बाय वी, और थीटा इज इक्वल्स टू वी की जगह आई इंटू आर, और आई की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यूज लिख सकते हैं, आई बाय थीटा, थीटा बाय आई, थीटा बाय आई की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो अपना वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB इंटू के इंटू आर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो हो गया कंप्लीट। तो बस ये वीडियो में यहीं तक। होपफुली गैल्वेनोमीटर आपको बहुत जल्दी समझ आ गया होगा। कुछ अगर पॉइंट्स लेफ्ट रह गए होंगे तो आप फ्रीली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हो सकता है आप इसके अलावा एक और वीडियो निकला है इसी का, जो लॉन्ग में मैंने इसे थोड़ा टाइम में लेके समझाया, तो आप वहाँ भी जाके वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।